जो ओबीसी आघाड़ी है उसके प्रमुख आदरणीय श्रावण देवले वो अपनी बात आपके सामने पर्यायों के साथ में रखेंगे और क्या हो सकता है उनके दिमाग में क्या है वो खुल के आपके सामने बात करेंगे। आदरणीय देवले जी। जरा पेड़ा जाओ और बड़ी तरह की हो, इस तरह से जो बात बलि राजा के बारे में कही जाती है ऑल इंडिया लेवल पर, उस बलि राजा को मैं पहले नमन करूंगा। और ये बलिराज्य लाने के लिए बहुत हमारे बहुजन महानायकों ने त्याग किया है, बलिदान किया है। उन सभी महामानवों को मैं वंदन करता हूँ। अभी पीसी साहब ने कहा कि ओबीसी के लिए मैंने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ऐसी मेरी पहचान उन्होंने करवा दी है। लेकिन जो बर्बाद शब्द है वो मैं नहीं चाहूंगा। सफलता मिले या न मिले, बर्बाद तो कभी नहीं होती है हमारी कोशिश। अभी इन्होंने हाँ, मेहनत कभी आदमी को हिसाब नहीं होती, मेहनत कभी खराब नहीं जाती। सफलता मिले ना मिले, जिंदगी कभी बर्बाद नहीं होती। अगर उद्दिष्ट है, अगर ध्येय है तो बर्बाद नहीं होते, आबादी होती है। ये ओबीसी राजकीय आघाड़ी जो मैंने स्थापन की है महाराष्ट्र में 3 साल पहले, उससे पहले मैं मेरे एज के 16 का मैं एज का स्टूडेंट था। अभी से मैं मंडल कमीशन के मूवमेंट में आया और केवल सामाजिक प्रबोधन करता था, मोर्चा वगैरह निकालना, धरना आंदोलन वगैरह ऐसे में करता था। लेकिन पॉलिटिकल कुछ ज्यादा काम नहीं करता था, सोशल और प्रबोधन पर ज्यादा मैं ध्यान रखता था। लेकिन 3 साल से ओबीसी राजकीय आघाड़ी की मुझे जरूरत लगी और मैंने महाराष्ट्र में अलग अलग शहरों में 7 कॉन्फ्रेंस किया ओबीसी राजकीय आघाड़ी के नाम से, और लोगों से चर्चा की कि ये ओबीसी राजकीय आघाड़ी की जरूरत है या नहीं है, तो किस मुद्दे पर काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, चुनाव लड़ने चाहिए कि नहीं चाहिए। इन सभी सब्जेक्ट पर मैंने इस 7 कॉन्फ्रेंस में अलग अलग शहरों में कॉन्फ्रेंस लिया। यवतमाल में लिया, सातारा में लिया, धुलिया में लिया, मुंबई में लिया, पूना में भी लिया। तो अलग अलग 7 जगह पे कॉन्फ्रेंस करने के बाद ओबीसी राजकीय आघाड़ी हमने स्थापन कर दी 3 साल पहले। तो तभी भी कुछ लोग हमें मिले, ये कहने लगे कि भाई तुम इलेक्शन लड़ेंगे, जिन पार्टी के खिलाफ आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं उनमें से एक पार्टी तो 125 साल पहले की है कांग्रेस, दूसरी पार्टी जनसंघ बीजेपी, ये भी 70-75 साल पहले की पार्टी है। और आप भी 3 साल के लिए अभी ओबीसी राजकीय आघाड़ी स्थापन कर रहे हैं, तो आप उनसे क्या लड़ेंगे? आप उनसे लड़ नहीं सकते। ये 3 साल पहले हमें कुछ लोगों ने बताया। फिर 2 साल बाद में कुछ लोग मिले, अरे भाई 2 साल तो बच्चे हैं, क्या कर लेंगे। फिर बाद में 1 साल के बाद भी लोग मिले, अरे भाई 1 साल तो बचा है, क्या कर लेंगे। और आज भी लोग बोलते हैं क्या कर लेंगे। तो पीछे साहब ने कहा घर में तो नहीं बैठ सकते, 3 साल हो
2 साल हो, 1 साल हो, बिल्कुल फॉर्म भरने का दिन भी बहुत चलता है। जिस दिन फॉर्म भरिया उस दिन से काम शुरू करो, निकलो मकानों से, काम शुरू करो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो अच्छा काम करने के लिए कोई समय का लिमिट नहीं है। जब भी आपके दिमाग में आ जाए, आप जागरूक हो जाए, काम शुरू कर दो, काम शुरू कर दो। उद्देश्य अगर अच्छा है और लोगों को आप कन्विंस कर सकते हैं तो कभी भी आप काम शुरू कर सकते हो और सफलता भी ला सकते हो। तो हमारे यहाँ अभी साहब ने बताया, इसके सामने भी, कि ये भी बुरा है, वो भी बुरा है, तो कौन कम बुरा है उसको चुनो। हमारे वक्तों के साथ भी बता रहे हैं और हमारे महाराष्ट्र में अभी यही नया वक्त चल रहा है, दगडापेक्षा वीट मऊ। दगडापेक्षा वीट मऊ। अरे भाई मैं बताता हूँ, अगर तुम्हारा माथा फोड़ना भी है तो दगड़ से भी फूटता है और ईंट से भी फूटता है। पत्थर मारो तो भी सर फूट जाता है और ईंट मारो तो भी सर फूट जाता है। तो ये हम क्यों सोचते हैं कि दगड़ पत्थर से दिमाग फोड़े या ईंट से दिमाग फोड़े, ये क्यों सोचते हैं? दिमाग ही फोड़ना है, ऐसा क्यों सोचते हैं? तुम्हारे पास 2 ही चॉइस है क्या, ईंट या पत्थर? दिमाग तो फोड़ना तय है, आपने चॉइस कर लिया, दिमाग एक सर फोड़ना है। जो ईंट से फोड़ेगा उसको चुनो। ये जो पराभूत मानसिकता हमारे दिल में है, दिमाग में है, ये जानबूझकर हमारे दिमाग में भर दी गई है। और अगर इस पराभूत मानसिकता से कोई कार्यकर्ता बाहर निकलता भी है और कुछ करने की सोचता भी है तो उनके पास बहुत अलग अलग फंडे होते हैं। देखो भाई, तुम कांग्रेस से नाराज हो गए तो चलो यहाँ भी बीजेपी आ गई है, उसको चुन के लाओ। कांग्रेस की नाराज तो बीजेपी की तरफ जाना है। चलो कांग्रेस भी खराब है, बीजेपी भी खराब है, तो चलो एक केजरीवाल तुम्हारे सामने रख दिया, एक केजरीवाल को चुन के लो, ये बहुत अच्छा आदमी है। कुछ लोग केजरीवाल से भी नाराज हो गए। अरे केजरीवाल से भी नाराज हो रहे क्या? अरे ये केसीआर है ना भाई, अपना तेलंगाना बीआरएस, ये बहुत अच्छा आदमी है, ये किसानों का काम करने वाला। तो ये सब आरएसएस बीजेपी का फंडा है। ये आरएसएस बीजेपी का फंडा है, प्रस्तावित ब्राह्मणवादी पार्टी का फंडा है। उनका ये कहना है कि अगर कोई ओबीसी जागरूक हो जाता है तो वो खुद की ओबीसी पार्टी ना बनाए। हमने जो आपके सामने रखा है, केजरीवाल रखा है, केसीआर रखा है, बीआरएस रखा है, उनमें काम करो। कांग्रेस अच्छी नहीं, बीजेपी भी काम करो। बीजेपी अच्छी नहीं, केजरीवाल को काम करो। केजरीवाल अच्छा नहीं, केसीआर काम करो। तो वो जो हमारे सामने रखते हैं उनको ही हमको चुनना है, ये उनका कहना है। लेकिन खुद ओबीसी बनके खड़े मत हो, क्योंकि अगर तुम ओबीसी पार्टी से अगर खुद खड़े हो गए तो तुम में से कोई स्टैलिन आ जाएगा, ओबीसी नेता, और हिंदू मंदिरों से ब्राह्मणों को हकाल देगा कानून बना के, स्टैलिन। अगर तुम ओबीसी पार्टी से नेता बन गए तो कोई तुम्हारे में से कोई नीतीश कुमार बन जाएगा जो कास्ट वाइज सेंसस करके हमारा कमर तुलवा देगा। तो वो डरते हैं सिर्फ ओबीसी से। ब्राह्मणवादी लोग डरते हैं सिर्फ ओबीसी से, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कोई जागरूक ओबीसी आदमी नेता बन गया
तो वो डायरेक्टली स्टैलिन बनता है, नीतीश कुमार बनता है, लालू बनता है, मुलायम बनता है, आरएसएस बीजेपी के सामने झुकता नहीं है, ना उनसे कोई दोस्ती करता है, ना उससे पॉलिटिकल यूनिटी करता है। देखो लालू का क्या बोलते हैं, 100 बार मुझे डाल दो जेल में, मैं नहीं झुकूंगा आरएसएस बीजेपी के सामने, 100 बार डाल दो जेल में। अभी मृत्यु के करीब आ गए हम, फिर भी नहीं डर रहे। ये है ओबीसी ताकत। हिंदू मंदिरों से ब्राह्मणों को निकालना इतना आसान नहीं है। पूरे भारत में बहुत सारे चीफ मिनिस्टर बन गए, फुले अम्बेडकर का नाम लेने के बाद चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन कोई ब्राह्मण के खिलाफ बोल भी नहीं सकता, राम के खिलाफ बोल भी नहीं सकता। फिर तमिलनाडु में जाओ, वहां के सभी ओबीसी राम के खिलाफ बोलते हैं, कृष्णा के खिलाफ बोलते हैं, गणपति के खिलाफ बोलते हैं, और हिंदू के मंदिरों से ब्राह्मणों को हटा भी देते हैं कानून बना के। तो ये है ओबीसी की ताकत, और ये सिर्फ ओबीसी ही कर सकता है। इसका कारण ये नहीं कि वो संख्या में ज्यादा है, इसका कारण बहुत ज्यादा है, संख्या कोई मायने नहीं रखती। ये काम सिर्फ ओबीसी ही कर सकता है। ब्राह्मणों के खिलाफ मैदान में उतर के लड़ने का काम सिर्फ ओबीसी कर सकता है। इसका जो सच्चाई का कारण जो है वो अलग कारण है, ये कल्चरल रिवोल्यूशन की बात है। आरएसएस बीजेपी ब्राह्मणवाद की जान जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं है, वो सोशल में नहीं है, उनकी सब की सब जान जो है कल्चर में है। तो ये कल्चरल स्ट्रगल की बात है, और ये हमारे महापुरुष तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिख के रखी है। हम पढ़ते नहीं, पढ़कर भी नहीं समझते क्या करेंगे। गुलामगिरी पढ़ो, तात्या साहब महात्मा ज्योतिराव फुले, पूरा कल्चरल स्ट्रगल है। बलिराजा के खिलाफ वामन, नरकासुर वगैरह, उन्होंने सब हिस्ट्री दी है कल्चरल स्ट्रगल की। दशावतार का मतलब क्या है? कल्चरल स्ट्रगल है, जो तात्या साहब ने गुलामगिरी ग्रंथ में लिखा है, शेखराचा असुर उसमें लिखा है। और ये कल्चरल स्ट्रगल में मनुवाद, ब्राह्मणवाद यशस्वी होते गया, इसलिए हमारी पराभूत मानसिकता बनती गई। आज हमारी जो पराभूत मानसिकता बनी है, क्यों बनी है? क्योंकि हजारों साल से उन्होंने बलिराजा की कथा हमको सुनाई। बलि पुराण क्या बताया उन्होंने बलि कथा में, कि तुम्हारा जो बलिराजा था बहुजनों का, वो हमारे साथ लड़ा ही नहीं, हमारे खिलाफ कोई संघर्ष उसने किया ही नहीं। हमारे साथ बलिराजा ने कोई संघर्ष किया ही नहीं। हमारा आर्य वामन गया बलि के सामने, 3 कदम जमीन मांगी और तीसरे कदम में हमने बलिराजा को जमीन में गाड़ दिया, बात खत्म। तो बलिराजा ही लड़ा नहीं तो तुम क्यों लड़ेंगे? तुम भी मत लड़ो। तो जिस किसान को आज बलिराजा बोला जाता है, किसान का मतलब बलिराजा, आज भी बोलते हैं किसान को बलिराजा। तो पराभूत मानसिकता की वजह से किसान लड़ने से पहले ही सुसाइड करके छुटकारा पा लेता है दुख और दर्द से। लड़ता ही नहीं, लड़ने से पहले ही सुसाइड करके आत्महत्या करके चला जाता है। तो यही पराभूत मानसिकता आज भी हमारे दिमाग में है, और हमारे दिमाग में हमेशा पराभूत मानसिकता रहनी चाहिए। इसलिए बहुत सारे लोग कोशिश करते रहते हैं, ब्राह्मणवाद को साथ देते रहते हैं कि अरे भाई ठीक है ये करो, ताकि ओबीसी जागरूकता हो और ओबीसी पराभूत मानसिकता में रहे।
हमें हमेशा बताया जाता है कि ओबीसी ने कुछ किया ही नहीं मंडल आयोग के लिए, बस ओबीसी को ऐसे ही मंडल आयोग मिल गया। लेकिन जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो स्वामी पेरियार से लेकर अन्नादुराई, करुणानिधि से लेकर स्टैलिन तक और त्यागमूर्ति चंदापुरी बिहार के बड़े ओबीसी नेता कर्पूरी ठाकुर साहब, शहीद जगदेव प्रसाद बाबू कुशवाहा, ललन सिंह यादव, जिन्होंने स्वामी पेरियार की सच्ची रामायण की किताब हिंदी में ट्रांसलेट करके प्रकाशित की और बांटी, सुप्रीम कोर्ट के उसकी केस गई, सुप्रीम कोर्ट में भी वो जीते। वो ललन सिंह यादव कल्चरल स्ट्रगल के लिए कितने आगे बढ़ गए। तो ये सब ओबीसी स्वामी पेरियार से आज जितने भी सभी ओबीसी नेता लड़े, कार्यकर्ता लड़े, संघर्ष किया, इसलिए आपको मंडल कमीशन मिला। ओबीसी लड़े इसलिए ओबीसी को मंडल कमीशन मिला। हमें बाकी लोगों ने मदद की, हमें आंदोलन को मदद की, घनश्याम साहब ने मदद की, हो सकते बाला साहब उन्होंने भी मदद की, लेकिन आंदोलन तो लड़ना पड़ा ओबीसी को ही। तो स्वामी पेरियार हमारे ओबीसी नेता, उनसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ये राजगद्दी पे बैठे, इसलिए उनको छत्रपति उनके नाम के आगे लगाना पड़ा उनको, लेकिन वो तो असल में कुंडी थे। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बनने के बाद भी कोल्हापुर के 96 कुली मराठा लोग जो थे, वो 96 कुली मराठा लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को खाने की पंक्ति में नहीं बैठने देते थे। तुम कुली हो, तुम शूद्र हो, हमारी 96 कुली मराठाओं की पंक्ति में आप नहीं बैठ सकते। और प्रचंड करते हैं ये महारांगों का राजा है, ये मराठाओं का राजा नहीं है, ये महान की भलाई करने के लिए आया हुआ राजा है, ये हमारा राजा नहीं है, ये कई मराठा लोग क्योंकि वो कुंडी थे, ओबीसी थे, इसलिए उन्होंने 26 जुलाई 1902 में उन्होंने 50% आरक्षण लागू किया, क्योंकि वो कुंडी थे, ओबीसी थे, और एक काम सिर्फ ओबीसी ही कर सकता है, 50% आरक्षण। तमिलनाडु में वहां ओबीसी पार्टी है, डीएमके आईडीएमके, 50-55 साल से उनका राज तमिलनाडु में चल रहा है, और 69% रिजर्वेशन है। देश में किसी भी राज्य में इतना रिजर्वेशन नहीं है। और कास्ट सर्वे हर 5 साल के बाद तमिलनाडु में चलते रहता है, ताकि कौन सी जाति को कितना मिला, कितना नहीं मिला, कितना मिलना चाहिए था, ये सब सर्वेक्षण करके वो सरकार की योजनाएं बनाते हैं और तिजोरी में से पैसे निकालकर उन पर खर्चा करते हैं कि किसको कितना ज्यादा खर्चा करना है और कौन सी जात को कितना देना है। और उसके बाद नीतीश कुमार पूरे भारत में फुले अम्बेडकर का नाम लेने वाले बहुत चीफ मिनिस्टर हो गए, लेकिन किसी ने कास्ट सेंसस की बात नहीं की, सिर्फ नीतीश कुमार ने करके दिखाया। नीतीश कुमार ने भाजपा से दोस्ती की, लेकिन कास्ट सेंसस का इरादा उन्होंने कभी नहीं बदला, भाजपा के साथ रहते हुए भी। और जिस दिन नीतीश कुमार को ऐसा लगा कि भाजपा के साथ दोस्ती करके हम कास्ट सेंसस नहीं कर सकते, तो उसी दिन उन्होंने भाजपा को लात मारी, मुलायम सिंह लालू के साथ आए, जो दोस्ती बनाई लालू से, और कास्ट सेंसस करके दिखाया। और सिर्फ करके दिखाया नहीं, जिस दिन नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कास्ट सेंसस के आंकड़े रखे, ये देखो हमारे कास्ट सेंसस के आंकड़े हैं, तो उस दिन नीतीश कुमार ने कहा कि अभी हमारे सामने माइक्रो
से लेकर छोटी से छोटी जात के आंकड़े हमारे सामने कागज पर है, हमारे टेबल पर है। तो अभी इसके बाद जो भी सरकारी योजनाएं बनाएंगे तो जिसको कुछ भी नहीं मिला उनको देने की शुरुआत अब हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े कागज पर है। अभी जो कोबरागढ़ साहब बता रहे थे ये बजट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, इतना तुमको मिला, इतना खर्चा नहीं हुआ, इतना लैप्स हुआ, इतना वापस गया, कोई सवाल नहीं पूछता, किसी को कुछ मालूम नहीं होता बजट में क्या हो रहा है। और उन्होंने बताया कि भाई इसके लिए तुमको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर बजट के बारे में लोगों को जागरूक करना है तो उसके ऊपर एक ही जालिम उपाय है और वो है कास्ट सेंसस। कास्ट सेंसस जिस दिन कास्ट सेंसस हो जाएगा, माइक्रो से माइक्रो लेकर छोटी सी जात जब जा जाएगी कागज पर, अरे हमारे कागज पर इतनी संख्या है और हमारे समाज में एक भी IAS ऑफिसर, एक भी IAS ऑफिसर नहीं, एक भी पुलिस ऑफिसर नहीं, क्या चल रहा है इस देश में, वो सवाल करेगा जब कागज पर आंकड़े आएंगे तब। आज तो कुछ मालूम भी नहीं है कितनी संख्या है, कितना मिला है, कौन ऑफिसर है, अरे जात, ये ऑफिसर जो बन जाते वो जात भी नहीं बताते, जात भी बताते। कास्ट सेंसस के बाद वो जात भी अपने आप को मालूम हो जाएगी ऑफिसर की और सबकी। ये उपाय है, ये नीतीश कुमार ने करके दिया। क्यों करके दिखाया? क्योंकि नीतीश कुमार OBC है, ये दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं कर सकता। OBC है इसलिए वो कर सका। तो ये है OBC की ताकत। लेकिन OBC की ताकत देखते हुए उसको पराभूत मानसिकता में डालने के लिए बहुत सारी कोशिशें ब्राह्मणवाद को करनी पड़ती है, बहुत सारी कोशिशें, रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है उनको। उनका पूरा कंसंट्रेशन OBC पर है कि ये जागरूक नहीं होने चाहिए, इनके पार्टी स्थापना नहीं होनी चाहिए। तो OBC कॉन्सेंट्रेट अभी जो महाराष्ट्र में हुआ, इसका कारण ही यही है कि OBC में से सरपंच आ रहे हैं, तेली माली, कुंडी, कोई नाई, सुतार, जो कल तक मराठाओं के घर में इस कामदार करके काम करता था, रोजंदा की खेती काम करता था, वो अचानक सरपंच बन जाता है और उसके घर में मराठाओं को आती देनी पड़ती है। मराठा को सरपंच कहा जाता है। तो ये उनको बहुत बड़ा दुख हुआ, इसलिए वो तब से वो कह रहे हैं कि हमें OBC में डालो, ताकि कोई माली का आदमी सरपंच नहीं होना चाहिए। OBC करके हम ही अर्जी भरेंगे और हम ही सरपंच बनेंगे। 25 साल से एक ही घराने का एक आदमी सरपंच बन के बैठा है। कुछ गांव में जाकर देखो, जब से आया था पंचायत राज OBC के लिए, तो तुरंत एक रात में सब बदल गया। तेली सरपंच बनने लगा, माली सरपंच बना, नाई सरपंच बनने लगा। तो ये OBC में से लीडरशिप निर्माण की शुरुआत थी। जब कोई आदमी सरपंच बन जाता है तो अगले चुनाव तक वो जिला परिषद में आ जाता है। जिला परिषद के बाद में वो MLA की सोचता है, MLA की सोचने के बाद मंत्री बनने की सोचता है, और मंत्री सोचने के बाद वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। ये तो पॉलिटिक्स का नियम है। तो इस तरह से अगर OBC में से ग्राम पंचायत से लेकर ग्रामीण भाग से लेकर अगर MLA बनने लगे, चीफ मिनिस्टर बनने लगे, तो एक दिन प्राइम मिनिस्टर भी बन जाएंगे और पूरे देश का कास्ट सेंसस करें। कास्ट सेंसस करने का मतलब है जाति व्यवस्था नष्ट करने के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम। किसी भी चीज को अगर नष्ट करना है तो पहले उस चीज का डेटा मालूम होना चाहिए। देखो पानी जो है लिक्विड, पानी को खत्म करना है
तो पहले हमको जानना पड़ता है कि पानी बना कैसे। तो समझ आना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कितना हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन, H2O, ये जानना पड़ता है। फिर H को अलग करो, ऑक्सीजन को अलग करो, फिर खत्म हो जाएगा। H अपने हवा में चला जाएगा और वो अपने ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही जाति व्यवस्था अगर खत्म करनी है तो जाति व्यवस्था के बारे में डेटा तो पहले मालूम होना चाहिए। डेटा ही नहीं तो जाति व्यवस्था कैसे खत्म करेंगे? और वो डेटा कहां से मिलता है? कास्ट सेंसस से डेटा मिलता है। अगर कास्ट सेंसस ऑल इंडिया लेवल पर अगर कास्ट का डेटा मिल गया तो मैं कहता हूं जाति व्यवस्था खत्म करने के लिए हमें कोई ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक बात सोचनी चाहिए आपने कि भाई अंग्रेजों ने कास्ट सेंसस शुरू किया, क्यों शुरू किया? क्योंकि उनको जाति व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं था। खत्म भी हो गए तो उनको क्या प्रॉब्लम है? अंग्रेजों को कोई प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम किसको था जाति व्यवस्था खत्म करने का? ब्राह्मण वाला। तो जैसे ही अंग्रेज चले गए और ब्राह्मण पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर जैसे ही बन गए 15 अगस्त 1947, प्रधानमंत्री बनते ही पहले ही मंत्रिमंडल की मीटिंग में उन्होंने पहला रिजोल्यूशन रखा। क्या रिजोल्यूशन रखा? कि आज के बाद जो देश में 10 साल के बाद सेंसस होता है उस सेंसस में एससी दलितों की जनगणना होगी, एसटी आदिवासी की जनगणना होगी, मुस्लिमों की जनगणना होगी, चूहा उसकी भी जनगणना होगी, बैल गाय सबकी जनगणना, सिर्फ ओबीसी की जनगणना नहीं होगी। ओबीसी से क्या डर लगता है? और ओबीसी ने आप क्या बिगाड़ा है? ओबीसी की वजह से तो आप और में आते हैं 52% है। तो क्यों उनको इतनी जल्दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही पहला ही काम पहले इनकी जनगणना खत्म करो जो अंग्रेजों ने शुरू की है? क्यों इतनी जल्दी थी? और 75 साल तक कांग्रेस का राज रहा, जनगणना शुरू नहीं हो सकी। और अभी राहुल गांधी सब तरफ जाकर बोल रहे जनगणना करेंगे, जनगणना करेंगे, कास्ट वाइज सेंसस करेंगे। किस आपने बताया? बताओ आप कैसे रखेंगे? आपका सवाल देखो, आप जनगणना करेंगे, इस पर हम कैसे विश्वास रखेंगे? क्योंकि तुम्हारे जो पंजोबा है जवाहरलाल नेहरू जी, वो पंजोबा ने बंद करवाई कास्ट वाइज सेंसस। तुम्हारी जो क्या बोलती उसको आजी दादी ने दादी नहीं, ये नेहरू जी ने कालीपुर आयोग को दबाया, फिर दादी ने मंडल आयोग को दबाया, और तेरा जो बाप था राजीव गांधी ने जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया तो संसद में बहस चला 3 दिन तक बहस रहा था संसद में। 1990 में 1990 में जब वीपी सिंह ने ये लगा मंडल कमीशन लागू किया ने और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों ने उनका सपोर्ट दिया तो गिरने वाली थी सरकार। तो गिराने से पहले भी पार्लियामेंट में डिबेट होता है, तो उस डिबेट में ये राजीव गांधी ने 1 घंटे का भाषण किया मंडल आयोग के खिलाफ। पूरा 1 घंटे का भाषण है राहुल गांधी का, राजीव गांधी का पानी और पिया। हाँ, पानी पी कर भाषण दिया और मंडल कमीशन के खिलाफ, ओबीसी के खिलाफ बोल रहा था। और जब से तू राहुल गांधी आया है लीडरशिप में कांग्रेस में, तब से तो पूरे देश में तुम्हारा ही कांग्रेस का राज था, हर स्टेट में। केंद्र में नहीं था, तब क्यों नहीं कास्ट सेंसस करवाया? ध्यान कर सकते आगे भी राजस्थान में तुम्हारी सरकार करवाया, छत्तीसगढ़ में तुम्हारी सरकार करवाया,
अभी अभी तेलंगाना में सरकार आ गई है, बिल्कुल तो बोल नहीं रहा है। कर्नाटक में कोई बोल नहीं रहा है, सिर्फ राहुल गांधी बोल रहा है पूरे देश में ओबीसी को मूर्ख बनाने के लिए चुनावी जुमला। जैसे मोदी का चुनावी जुमला है, वैसे कांग्रेस का चुनावी जुमला है। और मैं बोलता हूँ, अगर 2024 में इंडिया की सरकार आ गई, अगर 2024 में इंडिया की सरकार आ गई और कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर अगर बन गया, जिस दिन लोग कास्ट वाइज सेंसस की बात करेंगे, क्योंकि लोगों को आश्वासन दिया है, बात तो करनी पड़ेगी कास्ट वाइज सेंसस करने की, तो पहले से प्लानिंग तैयार है, प्लान बी बिल्कुल तैयार है। जिस दिन राहुल गांधी या उसकी कांग्रेस कास्ट वाइज सेंसस की बात 2024 के इलेक्शन के बाद करेगी सरकार रहते हुए, तो उसका सपोर्ट निकालने के लिए ममता बनर्जी और केजरीवाल और केसीआर बीआरएस वाला, ये 3 लोग सरकार के खिलाफ रहेंगे और सरकार को करने नहीं देंगे, क्योंकि सब बीजेपी के फंडर है, केजरीवाल, केसीआर और ये ममता बनर्जी। देखो, बीजेपी के खिलाफ लड़ना अलग बात है। बीजेपी के खिलाफ लड़ने का मतलब है पॉलिटिकली उनके उम्मीदवार के खिलाफ हमारे उम्मीदवार खड़ा करना, मतलब बीजेपी के खिलाफ लड़ना। आरएसएस के खिलाफ ऐसे लड़ूंगे। आरएसएस के खिलाफ अगर लड़ना है तो स्वामी पेरियार से सीखो, आरएसएस के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। स्टालिन से सीखो कि आरएसएस के खिलाफ कैसे लड़ा जाता है। नीतीश कुमार से सीखो, आरएसएस के खिलाफ लड़ा जाता है। और ये सिर्फ ओबीसी नेताओं ने किया है, दूसरा कोई नेता नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। लाल कृष्ण आडवाणी की रामरथ यात्रा पूरे देश में घूमी, आडवाणी की रामरथ यात्रा, लेकिन तमिलनाडु के तरफ वो देख भी नहीं सका, जाने की बात तो बहुत दूर। लाल कृष्ण की आडवाणी की रामरथ यात्रा तमिलनाडु के सरहद तक भी नहीं जा सकी। और ये राम रथ यात्रा किसने रोकी, और रोकने वाला भी लालू प्रसाद जिगरबाज ओबीसी नेता। जैसे ही रामरथ उनकी जो यात्रा की, वो जो रथ था, वो जैसे ही बिहार के बाउंड्री पे पहुंचते ही बिहार के पुलिस लाल कृष्ण आडवाणी को नीचे खींच लेते हैं, रथ को तोड़ मोड़ कर फेंक देते हैं और आडवाणी को उठा के जेल में रख देते हैं। ये सिर्फ ओबीसी नेता कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तुम ये मत देखो, परसेंटेज मत देखो, हर कास्ट में, हर समाज घटक में अजागरूक लोग है, अज्ञानी लोग है। वैसे ओबीसी में भी है, अज्ञानी लोग ओबीसी में भी है, लेकिन ओबीसी 52% होने की वजह से उनकी संख्या ज्यादा है। लेकिन जितने भी जागरूक हुए हैं, कितने भी कम हुए हो, लेकिन वो जागरूक ओबीसी होने की वजह से ब्राह्मणवाद के खिलाफ जान की बाजी लगाकर लड़ते हैं। जेल में जाने के डर से वो आरएसएस बीजेपी से समझौता नहीं करते, अपने हाथी को गणेश नहीं बनाते। ये समझना चाहिए। तो अभी जो हमारा महाराष्ट्र का आरक्षण चला गया है, इसकी क्या वजह है, ये भी हमें सोचना चाहिए। 4 पीढ़ी के ओबीसी कार्यकर्ता, उन्होंने आंदोलन किए, ओबीसी नेताओं ने, ओबीसी कार्यकर्ताओं ने 4 पीढ़ी के, तभी जाकर ओबीसी को मंडल कमीशन मिला और ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिला, तभी अब हमने एक साल में दिया पॉलिटिकल रिजर्वेशन चला है, अभी वो बंद हो गया। जितने भी नगर पालिका, महानगर पालिका, जिला परिषद,
पंचायत समिति जितने भी है वहां से ओबीसी वार्ड खत्म हो गए। कोई भी नगर पंचायत चार एक वार्ड में 4 लोग खड़े हुए, एक महिला, एक ओपन, एक सी एसटी और एक ओबीसी। तो ओबीसी का खत्म बंद हो गया। तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन चला गया और अभी सभी मराठाओं को कुंडी प्रमाण पत्र देकर उनको झूठा ओबीसी बनाकर अभी ओबीसी में घुसा रहे हैं। तो ओबीसी का आरक्षण खत्म। अभी इसके बाद में जितने भी नौकरी होगी उसमें 27% रिजर्वेशन पर ये मराठा लोग ओबीसी बनकर आगे करेंगे। हम ओबीसी है, हमको ओबीसी कोटा में नौकरी दो। और देखो उनके ही एमएलए है, उनके ही मेंबर पार्लियामेंट है, उनके बड़े बड़े ऑफिसर ऊपर बैठे हैं। उन्होंने एक फोन करने के बाद वो जो न्यूवर्ल्ड मंडल रहता है वो उनके फोन पर काम करते हैं कि भाई ये ओबीसी है, इसको नौकरी देना है, चाहे उनको क्या करना है, कैसे लेंगे। तो इसके बाद जितनी नौकर भर्ती होगी उन्हें चपरासी की नौकरी भी सच्चे ओबीसी को मिलने वाली नहीं है। एक छोटे कुंडी जो अभी अभी बने हैं मराठा लोग, एक छोटे कुंडी सच्चे कुंडी को चपरासी की नौकरी भी नहीं मिली। कुंडी को नहीं मिलेंगे, इतना ही बहुत बड़ी दूर की बात होगी। इससे आंदोलन नहीं कर रहे क्या? 10-10 लाख 15 लाख की महासभाएं हो रही है भुजबल साहब के नेतृत्व में, हर जिले में हो रही है। हर जिले में ओबीसी कह रहा है कि हम जागरूक है, हमारा आरक्षण को वापस करो, एक मराठाओं को निकालो ओबीसी में। बोल रहा है ओबीसी, लड़ रहा है ओबीसी लड़ रहा है। ओबीसी जागरूक है, होया हुआ नहीं है, धरना आंदोलन कर रहा है, मोर्चा निकाल रहा है, जिले छा रहा है, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। और वो जड़ाएंगे, रोज कुछ न कुछ बोलता है, तुरंत आदेश निकलता है, जेआर निकलता है, अंमलबजावनी शुरू। काम 8 दिन में होना चाहिए, 10 दिन में होना चाहिए। रात दिन जागकर सभी कर्मचारी और अधिकारी एक ही काम कर रहे हैं। 2 महीने से एक ही काम कर रहे हैं, कागज ढूंढो, कागज ढूंढो, निजाम का कागज ढूंढो, आदिल शाही का कागज ढूंढो। सभी मुसलमान राजाओं के कागज ढूंढ रहे, क्योंकि मराठी रिकॉर्ड में वो कहीं भी कुंडी नहीं है। वो मुसलमान राजाओं के रिकॉर्ड क्यों ढूंढ रहे? क्योंकि वो उर्दू में है, तो कोई नहीं जानता कि कू कैसे जाता है और कुंडी कैसे लिखा जाता है। कोई नहीं दिखा दे, कई कुंडी है, सर मान लो, सर दे दो। सर्टिफिकेट बिल्कुल रेडी, पहले सर्टिफिकेट रेडी करते हैं, फिर कागज ढूंढते हैं। सबको आदेश दिए है, कुछ भी करो सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, कुछ भी करो। कुछ करो मतलब क्या? पहले सर्टिफिकेट बनाओ, फिर कागज ढूंढो। अगर कागज में नहीं मिलेगा तो कोई भी वर्ड को ऐसा रेड शाई में उसको राउंड कर दो, ये कुंडी, प्रमाण पत्र रेडी है, लेके जाओ। और अभी एक नया फंडा निकला है, वो शिंदे समिति जो सर्वे कर रही है पूरे महाराष्ट्र में, मराठा समाज का सर्वे कर रही है, तो वो अधिकारी लोगों को सर्वे करने से पहले ट्रेनिंग दिया महाराष्ट्र शासन ने कि आपको सर्वे कैसे करना है। तो सर्वे ऐसा करना है कि जो आपके कागज पे जो सवाल लिखे हैं वही पूछना है, और सवाल पूछने के बाद जो रिप्लाई उधर से आएगा उसके घर में से, तो उसको पूछो मत ये सच है या झूठ है। ये ट्रेनिंग दिया जा रहा है।
ये ट्रेनिंग दिया, उसको पूछो मत कि ये सच है या झूठ है, उसने बताया लिखो। और फेसबुक पे और व्हाट्सएप पर बड़े पैमाने पर एक पोस्ट घूम रही है सब तरफ मराठा लोगों के लिए कि भाई आपके घर में सर्वेक्षण करने वाला आएगा तो तुमको ये बोलना है कि हमारे घर में टू व्हीलर नहीं है, हमारे घर में फोर व्हीलर भी नहीं है, हमारे घर में गैस नहीं है, हमारे घर में फ्रिज नहीं है, हमारे घर में फैन भी नहीं। अरे कैसे तो भी भीख मांग के हम जी रहे हैं मराठा लोग, मोर्चा लवाड़ी कितने पिछड़े हैं हम। अगर मराठा भीख मांग रहा है तो गांव में भीख देने वाला कौन है? जिस तरह से वो घूम रहे EWS से उनको निकाल रहे हैं तो समाज को फिर फायदा मिलेगा। वो तो सब ब्राह्मण को मिलने वाला है, वो सब ब्राह्मण को मिलने वाला है। नहीं, उसके सामने मेन प्रॉब्लम ये है कि उसका आरक्षण खत्म देने की बात बाद में, पहले इनका ओबीसी का खत्म करो ताकि ओबीसी में से कोई नीतीश कुमार पैदा ना हो, ताकि ओबीसी में से कोई स्टैलिन ना पैदा हो। क्योंकि जब नीतीश कुमार पैदा हो जाता है, स्टैलिन पैदा हो जाता है, वो ब्राह्मणवाद को कम करने की बात करता है, उनसे दोस्ती करने की बात नहीं करता। ओबीसी कभी नहीं करता, जो जागरूक ओबीसी है। देखो, जागरूक नहीं होने वाले लोग सभी जाति में हैं, सभी कैटेगरी में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दोष ओबीसी को दिया जाता है कि ये जागरूक नहीं, इनकी वजह से बीजेपी आती है, इनकी वजह से ब्राह्मणवाद बढ़ रहा है। तो इसका क्या है कि ओबीसी 52% से ज्यादा होने की वजह से जागरूक होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा ही है। उसमें क्या बात है? लेकिन ओबीसी जागरूक अगर हो गया, वो कितना भी कम हो, वो तो ब्राह्मणवाद को प्रताड़ित नहीं देता। ये ताकत है ओबीसी की, जो ये ताकत दूसरे में किसी में नहीं है, दूसरे किसी नहीं है, सिर्फ ओबीसी में। एक भी अगर ओबीसी जागरूक हो गया, ब्राह्मणवाद को खतरा पैदा हो जाए। कल्चरल स्ट्रगल की बात है भाई, कल्चरल स्ट्रगल सिर्फ ओबीसी कर सकता है, बाकी दूसरे कोई नहीं कर सकता ब्राह्मणवाद के खिलाफ। और मैं हमेशा कहता हूँ कि ओबीसी की आघाड़ी हमने जो स्थापन की है, अभी तक 25 उम्मीदवार हमारे पक्के हो गए हैं, वो प्रचार काम में लग गए हैं। अभी यहाँ पे वो पढ़ेंगे हमारे कार्यकर्ता लोग, लाए बाद में। हाँ, तो ओबीसी राजकीय आघाड़ी के बारे में बोल रहा हूं मैं। आरक्षण वापिस लाने के लिए जो गया हुआ है आरक्षण, वो वापिस लाने के लिए सिर्फ मोर्चा निकालने से काम नहीं चलेगा, धरना आंदोलन से काम नहीं चलेगा, 10-15 लाख की सभा लेकर कुछ नहीं होने वाला। जरांगे की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि जरांगे की जात सत्ता में है। तुम्हारी बात तो नहीं सुनी जाती क्योंकि तुम सत्ता में नहीं हो। और जो भी ओबीसी नेता है, ये सभा लेने वाले 15-15 लाख की सभा जो ले रहे, और सभा के स्टेज पर से जो ओबीसी नेता बोल रहे, वो सभी ओबीसी नेताओं के मालिक एक तो मराठा है, एक तो ब्राह्मण है। शरद पवार ने, अजित पवार ने अपने ओबीसी आमदार को, अपने ओबीसी नेताओं को एक परमिशन दी है। फडणवीस ने अपने पार्टी के ओबीसी नेताओं को एक परमिशन दी है। क्या परमिशन दी है? कि भाई तुम जाओ ओबीसी की बड़ी बड़ी सभा करो और जरांगे को गालियां देने का काम करो। तुम जरांगे को गालियां दो, फिर उधर से जरांगे भी गालियां देगा, तो आपस में गालियां देने का प्रोग्राम चालू हो, हम इधर सर्टिफिकेट बांटने का काम चला। और इसमें हमारा ओबीसी उलझ रहा है, किसके पीछे जाने का, किसके पीछे नहीं जाने का।
ओबीसी राष्ट्रीय आघाड़ी ये काम कर रही है अभी। देखो रोज कोई ना कोई मुझे 10-12 फोन मुझे ये आते हैं कि सर आज वहाँ पे ओबीसी के बारे में ऐसा हुआ, वहाँ पे ओबीसी के बारे में ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये अन्याय हुआ, वो अन्याय। मैंने कहा कि भाई रोज ऐसे फोन मुझे आते हैं, रोते हैं लोग, आज ओबीसी का ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो मैं भी फोन करूं क्या दूसरों को? मैं भी रोता फिरूं क्या? ये रोना धोने का काम बंद करो। अभी ये रोना धोने का काम बंद करो, पूरा कंसंट्रेशन इलेक्शन पर करो। दिन बहुत कम है, काम तो करना पड़ेगा। अगर पीछे साहब नागपुर में खड़े रहते हैं तो सोचो मत, बाकी दूसरा कुछ भी बात नहीं सोचने का कि भाई कांग्रेस के एमएलए ने मेरा ये काम कर दिया था तो फिर मैं उसके खिलाफ क्यों मतदान करूं। बिल्कुल मत सोचो। कांग्रेस का जब तुम्हारा करता है तो तुमको ये देखकर तुमसे सौ निकालता है। तो ये मत सोचो उस वक्त, ये सोचो कि अगर किसी साहब हमें वोटिंग किया तो हमको 100 से 100 ही मिलेगा, कुछ कम नहीं कुछ ज्यादा नहीं, जितना हक है उतना पूरा मिलेगा। और जैसे ही ओबीसी राजकीय आघाड़ी का एक भी अगर एमएलए विधानसभा पहुंच गया तो वो एमएलए जागरूक ओबीसी होने की वजह से पूरी विधानसभा को उंगलियों पे नचाएगा। कैसे नचाएगा ये भी बताता हूं मैं। हमारे अपूर्व साहब हमेशा बोलते रहते क्या प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है। अरे भाई मेरे पास है ना प्रोग्राम, हमारा ओबीसी राजकीय आघाड़ी का एक भी एमएलए विधानसभा में चुन के आया तो विधानसभा का पहला अधिवेशन जो होगा, अभी से बता रहा हूँ, विधानसभा का पहला अधिवेशन जो भी होगा तो पहले अधिवेशन में पहले ही 4 दिन के अंदर वो एक विधेयक रखेगा। आमदार को अधिकार होता है विधेयक रखने के लिए, अधिकार होता है। तो मेरा आमदार क्या करेगा, विधानसभा के अधिवेशन में पहले अधिवेशन में कास्ट सेंसस का रिजर्वेशन रखेगा और कानून बनाएगा कि हर 10 साल के बाद केंद्र सरकार नहीं करती है तो ना करने दे, लेकिन हर 10 साल के बाद महाराष्ट्र में कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए, ये कानून बनेगा। तो आपके पास आंदोलन करने की जरूरत रहेगी, कानून बनना तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा रिजोल्यूशन ये रखेंगे हमारा ओबीसी क्या रखेगा, 2004 साल से कुंडी मराठा कुंडी ये जो झूठे प्रमाण पत्र दिए गए हैं मराठाओं को, और निजाम के कागज, आदिलाबाद के कागज पढ़ कर तुमने जो झूठे सर्टिफिकेट दिए हैं मराठा को, ओबीसी सर्टिफिकेट, वो सभी झूठे सर्टिफिकेट रद्द करने का कानून बनेगा। और तुम सोचोगे कि ये एमएलए के कानून बनेगा, आपके दिमाग में तो सवाल उठेगा, अरे एक एमएलए आया और ये जबरदस्ती साहब कानून बन जाएंगे, कैसे बनेगा? कैसे बनेगा इसका भी प्रोग्राम मेरे पास, कैसे बनेगा ये भी मेरा प्रोग्राम है। देखो जैसे ही हमारा एमएलए रिजर्वेशन रखेगा तो पहले बोलने का अधिकार उसको होता है जो रखता है, तो रखने के समय वो जो भी भाषण करेगा विधानसभा में तो पहली बात वो ये कहेगा कि ये जो रिजर्वेशन है कास्ट वाइज सेंसस का और कुंडी प्रमाण पत्र झूठे जो है वो रद्द करने का जो कानून बना रहे हैं हम रिजर्वेशन के माध्यम से, ओबीसी के हित के लिए है, 52% ओबीसी के लिए है। अगर किसी एमएलए ने इसको विरोध किया, अगर किसी एमएलए ने इसको कानून नहीं बनने दिया तब उस एमएलए के चुनाव क्षेत्र में जाकर हम बड़े बड़े होर्डिंग लगाएंगे कि ये ओबीसी का शत्रु है, अगली बार इसको ओबीसी दे देंगे। ये आज के ओबीसी नेता क्यों नहीं कर सकते? ये काम तो
कोई भी आमदार कर सकता है, जो मैं बता रहा हूँ कोई भी आमदार कर सकता है। हमारा ओबीसी आमदार ये काम क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका मालक जो है वो फडणवीस है, शरद पवार है, अजित पवार है। तो हमको बगैर मालिक का ओबीसी एमएलए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के लाना है, जिसका मालिक सिर्फ ओबीसी का हो। हाँ, अपना मालिक खुद हो, मतलब ओबीसी हो। और देखो मैं एक बात बोलता हूँ, मैं ये ओबीसी करके क्यों बात कर रहा हूँ? क्योंकि हमें बहुत सारे लोगों ने बताया, अरे भाई बहुजन शब्द ले लो, अरे भाई दलित आदिवासी ओबीसी ले लो, अरे भाई ये कर लो, वो कर लो, हम सब मिलकर करेंगे। मैं बोला बिल्कुल, ओबीसी की जो पराभूत मानसिकता है, उनको पराभूत मानसिकता से बाहर निकालने के लिए ये करना पड़ रहा है। और एक बात मैं बोलता हूँ, जब सच्चा कोई ओबीसी हो जाता है तो मैं बिल्कुल, मेरा अनुभव है, वो सच्चा ओबीसी अगर खड़ा हो गया तो उस क्षेत्र का एससी लीडर, दलित लीडर, मुस्लिम लीडर वो ओबीसी के साथ अपने आप जुड़ जाता है, क्योंकि वो विचारधारा वाला है। एससी, दलित, मुस्लिम, ये इनकी विचारधारा है। और वो देखते हैं कि तमिलनाडु के ओबीसी लीडर के नीचे दलित, आदिवासी, मुस्लिम लीडर आज भी काम कर रहे हैं। लीडरशिप ओबीसी है, लेकिन उनके साथ में दलित लीडर, आदिवासी लीडर, मुस्लिम लीडर, क्योंकि उनको मालूम है ये हमको न्याय देगा, ये हमको न्याय देगा। कर्पूरी ठाकुर साहब नाई समाज से थे। नाई समाज के कितने घर होते गांव में? 1 या 2 घर होते, बिल्कुल माइक्रो छोटी जात नाई समाज की। उस समाज से आए हुए साहब एक बार 2 बार चीफ मिनिस्टर बने। और जब कर्पूरी ठाकुर साहब चीफ मिनिस्टर बने तो उन्होंने केवल ओबीसी का नहीं देखा, उन्होंने पहले दलितों का देखा। उस वक्त जमींदारों की सशस्त्र सेनाएं होती थी, बंदूक और पिस्तौल लेके घूमती थी। रणवीर सेना आज भी है। दलित बस्ती में जाकर गोलीबार करते थे, मार देते थे, काट देते थे। कर्पूरी ठाकुर साहब जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कानून बनाया कि हर बस्ती में बंदूक बांटने का काम खुद शुरू किया कर्पूरी ठाकुर साहब ने। अगर किसी दलित बस्ती में एक भी बंदूक है तो कोई भी सवर्ण उस दलित बस्ती में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। हम बताएंगे वो एक मारेगा, और कोई जाता नहीं था। उस वक्त से ये सब जो है ना, ये बंद हो गया कर्पूरी ठाकुर साहब के बाद। तो ये सिर्फ ओबीसी चीफ मिनिस्टर कर सकता है, ओबीसी आप कर सकता है। तो ये ओबीसी ताकत को सो और परम मानसिकता से निकलो, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अभी बहुत समय कम है, इन कम समय में काम तो बहुत होते हैं अपने को। बच्चा 10वीं में, लड़की 12वीं में है। अभी लड़के की शादी हुई है। मेरी बीवी बाहर को चली गई है। बहुत सारे सवाल रहते हैं। बाप दवा खानी है, बहुत सारे होते हैं काम हमको, बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन एक बात सोचो, जरांगे के पीछे लाखों मराठा लोग, क्या उसको अभी है मराठा तो लाखों की संख्या में जरांगे के पीछे चल रहे हैं। क्या उनको कुछ काम नहीं है मराठाओं को? लेकिन उनको काम है, लेकिन वो सोचते हैं हमारी अगली पीढ़ियां आबाद करनी है तो जरांगे के पीछे चलना है। लेकिन हम नहीं सोचते, हम तो बस अपना फैमिली का सोच लेते हैं, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, कैसे आए, क्या करें। तो ये पहले ये बात सोचो कि अगर अगली पीढ़ी आबाद
करनी है अपने आप को, तो ये काम आपको करना पड़ेगा। सब काम बाजू में रखकर आपको हम जो भी कैंडिडेट देंगे तो उसको इतिहास मत खोल के देखो कि ये पहले ऐसा था वैसा था, अरे कुछ मत सोचो। ओबीसी राजकीय आघाड़ी के पास वो आ गया, समझो वॉशिंग मशीन में घुस गया। सिर्फ एक ही बात देखो, कौन सी बात देखो कि ये चुन के आने के बाद दिख ना जाए। इतना ही देखना है, इतना ही देखना है। हाँ, इतना ही देखना है। तो ये काम आप करें हो जाए, ये तो नहीं होगा। और हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल ऐसे बढ़ दिए। इलेक्शन मॉडल जो बनाया है प्रस्तावितों ने, वो इलेक्शन मॉडल को भूल जाओ। उनका इलेक्शन मॉडल क्या बताता है? चुनाव लड़ना है, 5 कॉपी है तुम्हारे पास। पहला सवाल वो नहीं पूछते, हमारे पूछते अरे क्या चुनाव लड़ना है, क्या तेरे पास कितना है, बहुत ज्यादा है क्या? अपने लोग पूछते क्या घरदार बेचना है क्या, बोलते हैं ना, बिल्कुल। तो ये उनका चुनाव मॉडल है। कांचीराम साहब का चुनाव मॉडल ये है। कौन सा मॉडल है? जो आदमी, देखो मैं बोलता हूँ, हमारे पास तो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब है। कांचीराम साहब पूरी जिंदगी साइकिल पर घूमे, 2 व्हीलर भी नहीं, 2 व्हीलर भी नहीं, साइकिल पर घूमे और 5 बार मायावती जी को चीफ मिनिस्टर बनाया उत्तर प्रदेश में। और दूसरी बात और कहता हूं, कांचीराम साहब की साइकिल एक जगह पे पंक्चर हो गई तो रास्ते में वो ढूंढ रहे थे कि कहां पे पंक्चर निकलेगा। तो रास्ते के किनारे में कोई छप्पर वगैरह कुछ नहीं, ऐसा ही बैठा था रास्ते के किनारे, साइकिल का पंक्चर निकालने का काम कर रहा था। तो साहब ने उसको साइकिल दे दी, पंक्चर निकालो। तो पंक्चर निकालने के लिए वो जो पुराना टेक्निक है उसको आधा घंटा लगता है, और नया टेक्निक है वो नहीं है, उसको पुराना तो आधा घंटा ही लगता है, सब निकालना पड़ता है चक्के का। तो उस आधे घंटे में और लड़के ने क्या किया, एक छोटा सा स्टूल था, साहब यहाँ पे बैठ जाओ, क्योंकि चेयर वगैरह कुछ नहीं किया, वो खुद नीचे बैठा था सड़क पे। तो साहब को एक छोटा सा स्टूल था, वो नहीं, साहब बैठो। तो साहब ने उसके साथ में बैठकर थोड़ी गपशप चालू हो गई। तो साहब को लगा कि ये लड़का साला बहुत स्मार्ट है, बातें बहुत अच्छी करता है। तो आदमी परख लेते थे साहब, 4 बातों से आदमी परख लेते थे साहब। तो जब साइकिल का पंक्चर निकल गया, साहब साइकिल पर बैठ गए और उसको क्या कहा उस लड़के को, कल 11 बजे कलेक्टर कचहरी में आ जाओ। लड़के को क्या लगा कि साहब कुछ देंगे हमको कलेक्टर कचहरी में, कुछ योजनाएं देंगे, कुछ पैसे देंगे या कुछ न कुछ देंगे। इस सोच से वो आदमी कलेक्टर ऑफिस में चला गया। वो लड़का वहाँ पे ये सब उसकी राह देख रहे थे, साथ के साथ कार्यकर्ता। जैसे वो आया, उसको लिया कलेक्टर के सामने, लेकर उसको खड़ा कर दिया। कलेक्टर के खोल के काम था साइड हो, वो लड़के को बोला, लड़की को लगा कुछ योजनाएं होगी, सही। बाहर आने के बाद साहब ने बोला, तूने किस कागज पर साइन किया? बोले आपने कहा मैं नहीं कर दी। अरे तुम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने वाले हो। तो बोले क्या मजाक कर रहे साहब, मैं कैसे बोल सकता हूँ? अरे तुम चिंता मत करो, तुम अपना काम शुरू करो, पंचायत काटने का, हम देख लेंगे, बन गए। तो ये है कांचीराम साहब का चुनाव मॉडल। आप जब हिम्मत से खड़े हो जाते हैं तो पूरी कायनात तुम्हारे आसपास जमा हो जाती है। नोट भी देंगे, वोट भी देंगे, सिर्फ लोगों को लगना चाहिए कि यह आदमी सच्चा है, ना बिकने वाला है, विचारों वाला है, स्टडीड है,
और ये चुन के आने के बाद हमारा काम करेगा, जान की बाजी लगाकर काम करेगा, और इसका कोई ब्राह्मण मराठा मालिक नहीं है। बस इतनी सी बात है। ये तो आपको कराए, ज्यादा करने का नहीं है। सब करेंगे तो कम में हो जाएगा, अगर कुछ लोगों ने किया तो बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। बात के किया तो कब तकलीफ होगी, हर एक कम पैसा नहीं, सबने मिलकर किया तो काम है। तो जैसे ही हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो एक साथ जुटकर हमारे कैंडिडेट के पीछे नहीं, उसके साथ रहो, उसके पीछे नहीं। तुम आगे बढ़ो, हम कपड़े संभालते रहेंगे। बाद में कपड़े भी गायब और वो आदमी भी गायब। चलो ठीक है। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान।